नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है। और आज का मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ। दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पर बाहर है। उन्होंने चाहा था कि उनकी इस अंतरिम जमानत को कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए। हवाला दिया गया था कि तबीयत उनकी नासाज है, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टेस्ट हैं जिनको करवाना जरूरी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को ना कर दिया गया है। तो सवाल ये कि कितना बड़ा सेटबैक है, आने वाले दिनों में होने वाला क्या है, किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर सेहरा सजेगा, कहां जीत का बिगुल बजने वाला है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, साथ ही साथ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को लिस्ट नहीं किया जिसमें उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा था। केजरीवाल ने याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी अब केजरीवाल को तय वक्त पर जेल जाना ही पड़ेगा। एक तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल बीमारी के नाम पर कोर्ट से जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो ये लगभग तय है कि केजरीवाल 4 जून के नतीजे जेल में ही देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बड़ी तादाद में देश की जनता हमारे साथ मौजूद है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। जल्दी से सभी का तारुफ करवा देते हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। जैनेन्द्र आर्या जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। नीति शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी और मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। शुरुआत संजीव कौशिक जी के साथ करेंगे। संजीव कौशिक जी, अंतरिम जमानत पर बाहर है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। चाह रहे थे कि जमानत को कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन कोर्ट की ओर से साफ साफ इनकार हो गया है। कितना बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए? देखिए, मूल बात यह है कि उनको 20 दिनों की जमानत इसलिए दी गई थी कि आप जाइए और लोकतंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए और चुनाव में अपनी जो भूमिका है उसको तय कीजिए। निश्चित तौर पर उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन पिछले 20 दिनों में 17-18 दिनों के बीच में उनकी तबीयत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि लोगों ने देखा वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। 7 किलो उनका वजन कम हो गया है, तो उनकी कोशिश थी कि 7 दिनों की आज यदि मोहलत मिल जाए तो एक बार डॉक्टर से हम चेक करा लें और थोड़ी सी इसमें हमको सहूलियत मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, यदि आप चाहते हैं कि आपको रिलीफ मिले तो आप नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट सेशन में आप जा सकते हैं, विकल्प आपके पास खुले हुए हैं। हम आपको आगे ये एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पे जो अवधि थी वो 20 दिनों की समाप्त होती है और आपको सरेंडर करना होगा। अब इसमें किंतु परंतु लेकिन इसके मायने क्या है? कोई मायने नहीं है जी, बात कहानी खत्म। वैसे भी उनको जाना था 2 तारीख को। एक कोशिश थी उनकी कि यदि हमारी तबीयत ठीक हो रही है या जांच करा लेते हैं, एक कोशिश थी। कोर्ट ने कहा कि आप जाइए, विकल्प तो अभी भी खुले हुए हैं। अब पार्टी अपना रुख तय करेगी क्या कर रही है आगे। ठीक है, संजीव जी ये बताइए कि इतने दिनों की जमानत पर बाहर थे, जब तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो रोड शोज में क्यों बिजी थे अरविंद केजरीवाल? अमूमन दिल्ली के ज्यादातर बड़े इलाकों में उन्होंने रोड शो निकाला है, बड़ी तादाद में वो हंसते खेलते है, लोगों को पूरे चहकते हुए नजर आए हैं। कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि वो बीमार थे उन रोड शोज में, तो फिर तब टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए? साजिया, 20 दिनों की जो मोहलत दी गई थी, किस लिए दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्या इलाज कराने के लिए दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे समय में जहां लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, आपको उस चुनाव से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको इसलिए छूट दी जाती है, ये अंतरिम जमानत दी जाती है, ताकि जाके आप चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं। तमाम तरह की कोशिश भी करी गई, अलग अलग तरीके का व्यवधान भी पैदा करने का प्रयास किया गया कि उनको दूसरे मुद्दों में उलझाया जाए, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, ईमानदारी से अपना काम किया। अपने अपने क्षेत्र में जाके चुनाव वो कल भी कर रहे थे और आज भी प्रचार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये इसे जोड़ के देखना, इसके बाद चूंकि आखिरी चुनाव यदि 1 तारीख को समाप्त हो जाना है, उसके बाद तो किसी को कोई प्रभावित करने वाला रहेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे उनको जाना ही था। लेकिन
उन्होंने कहा कि इसके बाद चूंकि इलाज की बात है, हम इलाज के लिए ये मोहलत चाह रहे थे, बस। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर्वेश पाठक जी से। सर्वेश पाठक जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजीव कौशिक जी की बातों से? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, बीमारी जो है चाहे किसी को भी हो, उसका न तो राजनीतिकरण करना चाहिए और ना ही उस पर कुछ बोलना चाहिए। अगर इतनी बड़ी बीमारी है तो अरविंद केजरीवाल जी जो बोला करते थे कि हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था दी, वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दी, देखिए किस तरीके से वो अपने ही जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां ना जाके मैक्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। दूसरी बात कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा ने बोला कि अगर आपको यही प्रॉब्लम थी तो आपने जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना जी के बेंच को क्यों नहीं ये बात बोला। अगर ये 7 किलो वजन कम हो गया, फिर आपका ये है, अब देखिए इतनी बड़ी चीजें हैं तो इसमें आप चुनाव प्रचार कर रहे हो। आपको अपने शरीर का कोई मतलब महत्व नहीं है, आपको ये महत्व है कि मैं कैसे सरकार बचा लूं, मैं कैसे ये देख लूं। तो यहां पे सीधा सीधा लोग जो अगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बहानेबाजी है, ये स्टंट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जिस आदमी को इतनी बड़ी बीमारी, भगवान न करे कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा कुछ भी निकले, आप बताइए क्या उनको किसी भी हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये टेस्ट करवाने के लिए क्या आम लोगों की तरह लाइन में लगना पड़ेगा? अरे जिस दिन डॉक्टर ने बोला, प्रेस्क्राइब किया कि ये टेस्ट करवाना है, उसी दिन क्यों नहीं टेस्ट करवा लिए? 2 घंटे की बात होती है। ये पेट सीटी स्कैन जो है, मैं जानता हूं कितना समय लगता है क्योंकि मैंने अपनी मां को करवाया है, मेरी बाप बीमार थी तो। फिर भी वो बहाना, आप देखिए कितने, मतलब आखिर इतने क्यों गिर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे कि हमें कैंसर हो जाएगा। भगवान न करे कि ऐसा हो। कम से कम अपने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो आपको विश्वास होना चाहिए था। राम मनोहर लोहिया के जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हमारे एम्स के इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं था जो आप मैक्स गए। और ये पेट सीटी स्कैन क्या इन दोनों हॉस्पिटल में 5 मिनट में आप वहां जाते, आपका पूरा हो जाता और देश की जनता को भी पता चल जाता कि आप सचमुच में आपको ये प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि लोगों को भी चिंता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मुन्ना खान जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये समझना है कि जब एक व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी आम इंसान, उसको जब बुखार चढ़ता है तो वो चल तक नहीं पाता है ठीक से, कमजोरी रहती है, इत्मीनान से आराम करता है इंसान। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ इतने शानदार रोड शो कैसे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी अब तक, अगर वाकई उनको बहुत सारी समस्याएं हैं तो? देखिए, कहावत भी है कि सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। तो बीमार कौन कब पड़ जाएगा ये पता नहीं। दूसरी बात, मित्र हमारे कह रहे थे कि मैक्स हॉस्पिटल क्यों गया। अरे भाई, वो सरकारी हॉस्पिटल भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ प्रभावित हो जाते हैं लोग। जो आम जनता की लाइनें हैं, वो जो आम जनता की समस्या है, वो गंभीर हो जाती है। सुरक्षा के मामले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैक्स हॉस्पिटल गए, इनके पेट में दर्द हो गया। क्यों दर्द हो गया? क्योंकि केजरीवाल मैक्स हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? अरे भाई, चुने हुए मुख्यमंत्री है, मैक्स चला गया क्या हुआ? कोई गंगाराम भी चला जाता क्या हो गया? आपके मंत्री तो पहले जब सत्ता में नहीं आए थे तो कस्में खाते थे कि किसी भी प्रकार का कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, कसम खाते इस बात की। अब वो कस्में कहां गई, वो वादे कहां गए जो जनता से किए थे अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर के? मैक्स हॉस्पिटल जाना मैडम कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। एक आम रिक्शा वाला, ठेले वाला भी जाता है मैक्स हॉस्पिटल, कौन नहीं जाता? वाकई आपको ऐसा लगता है कि मैक्स का वाकई इलाज इतना सस्ता है कि ठेले वाला जाता होगा? बिल्कुल नॉर्मल लोग भी मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं। अगर गंगेर जाता है, क्यों नहीं जाएगा? सबके का लाभ लेके, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। और मेरा मैक्स हॉस्पिटल के ऊपर सवालिया निशान उठाने का ये है कि वो हर जगह डंका पीसते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास जो स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली में की है। तो फिर क्यों नहीं राम मनोहर लोहिया अपने राज्य के अस्पताल में गए? हमारा इतना बढ़िया एम्स हॉस्पिटल है, वहां क्यों नहीं गए? बताइए। मैक्स जो आयुष्मान योजना की बात है, दर्शक खड़े हैं, कोई भी एक हाथ उठा के बता दे जो आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। भैया मिला? किसी को मिला? भैया किसी को मिला है? कह रहा नहीं। सुन लेते हैं। नहीं, आपको मिला है? जी आप गए थे अस्पताल? हाँ, क्या हुआ था वहाँ पे? इलाज हुआ था, दवाई वही सब मिलती है। कौन से अस्पताल गए थे आप? मैं लेडी हार्डिंग गया था। तो मुन्ना खान साहब, ये व्यक्ति बता रहे हैं कि लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए थे और इनको आयुष्मान योजना का लाभ वहाँ पर मिला, दवाइयाँ दी गई हैं। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कोई अगर शख्स है तो बताए, कि वो बताए। आप वहाँ जाकर के माइक मिल गया जवाब, आपको मिल गया? सवाल ये नहीं, सुनिए, सवाल ये नहीं है।
सवाल ये है कि झूठ बोल करके कुछ नहीं चलेगी। 2013 से लगातार देशवासियों के साथ झूठ बोला जा रहा है, जवान के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ। तो झूठों की सरकार है। 2004 को इनका अंतिम संस्कार तय है। यही हड़बड़ाहट है, यही बौखलाहट है कि 4 तारीख को जो इनका निर्णय आना है, जो इनके झोले उठाने की बारी है, यही बौखलाहट दिखा रहा है। इनका प्रेशर कोर्ट पे, इनका प्रेशर प्रशासन पे, संस्थाओं पे, सारी संस्थाओं पे कब्जा है इनका। तो ये 4 तारीख तक ही चलेगा। 5 तारीख को आप झोला उठाने की आप तैयारी कर लें। क्या वाकई नीति जी ऐसा है, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, कि बीजेपी को कड़ी चुनौती के बाद से मात देने वाली है इंडी गठबंधन? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। याचिका खारिज नहीं हुई है, याचिका की सुनवाई खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम जब तक इंटरिम बेल और चुनाव का समय हम आपकी याचिका पे सुनवाई नहीं करेंगे। तो पहले तो ये करेक्शन करना है। दूसरी तरफ कभी भी अरविंद केजरीवाल बाय लॉ सीजीआई के पास जाके इसको डायरेक्टली अप्रूव करवा सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, आप अरविंद केजरीवाल जी का मोड ऑफ स्पेंडी देखिए। पहले जब इन्होंने बेसिकली करना क्या है, इन्होंने जेल नहीं जाना है, जेल का भय बहुत सा। जिस प्रकार से 9 सम्मन को इन्होंने टालते इस टाइम जोन तक ले आए कि जब तक चुनाव सर पे आके और उसको सिंपैथी ना ले लें, वहां तक तो ये लेकर आए। दूसरी चीज, जब अंदर गए तो इंसुलिन का ड्रामा किया गया, मतलब जेल प्रशासन पे ही इन्होंने आरोप प्रत्यारोप चालू कर दिए। और आज अगर इंटरिम बेल को ये एक्सटेंड करने की बात करते हैं और जो टेस्ट की बात करते हैं, देखिए अगर वो बीमार हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो मेरी पूरी संवेदनशीलता है उनके साथ। उनको अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं और आम आदमी पार्टी आज की डेट में एक नेशनल पार्टी है। आप अपने स्वास्थ्य को, जहां तक प्रचार की बात है, ताबड़तोड़ रैलियां पंजाब में और दिल्ली में वो कर रहे हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा तो आप क्या कर रहे हैं? अब देखिएगा 4 जून तक आने में, 1 जून से 4 जून के बीच में अभी एक और प्रोपेगेंडा कुछ ना कुछ आएगा। पता चलेगा जी चुनाव की रैली करते करते अरविंद जी बेहोश हो गए, पता चलेगा कि उनको चक्कर आके गिर गए, अब पता चलेगा कि इतने सीरियस हो गए कि उनको अब उसको एक्सटेंड करना है। ये केवल एक प्रपंच बनाने का। अगर स्वास्थ्य खराब है तो आराम करिए। जहाँ तक वेट रिडक्शन का है, अगर ओवर वेट है तो वेट कम हुआ तो ये नुकसान की बात नहीं शरीर के लिए। 6-7 kg बता रहे हैं कि उनका वेट कम हो। 6-7 किलो अगर ओवर वेट है, मुझे कहीं वो अंडर वेट तो नहीं दिख रहे हैं। अगर मेरा वजन ज्यादा है और अगर मेरा 7 किलो वजन कम होता है तो मैं खुश होंगी कि हाँ, मैं अपने जो नॉर्मल वेट में आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आराम करना चाहिए। रिपोर्ट्स देने के लिए केवल 1 दिन बहुत है, वो 1 दिन करें। ये सिर्फ अब किस प्रकार से, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ईडी के अंदर, अभी मैं इन भाई साहब का भी जवाब दूंगी कि बार बार किस प्रकार से सरकारी टूल्स को बार बार निशाना बनाते हैं। सरकारी टूल सबसे पहले बीजेपी ने नहीं बनाई है, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, या एजेंसीज हैं जो अपना काम करती हैं। और अगर आपके अगेंस्ट एविडेंस है तो आपको वो करती हैं। जेल भेजने का काम पुलिस से ईडी नहीं करती है, जेल भेजने का काम न्यायालय करता है। आपके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप जाके उसको इंटेरोगेट, आप उसको काउंटर करिए। लेकिन उसके बाद अगर आप न्याय तंत्र को ही नहीं मानते हैं तो इसके मतलब लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? बार बार बोलते हैं कि तानाशाह मोदी हैं। तानाशाह मोदी होते तो वो आपको इंटरिम बेल ना रोकते। तानाशाह मोदी होते तो पहले वारंट पे आपको अंदर ना करते। तानाशाह मोदी होते तो पंजाब चुनाव में मोदी के अगेंस्ट अगर वो जाता तो वो उसको क्यों जाना देते? तानाशाह तो आप हैं कि आपके ही शीश महल को आपने शोषण महल बना दिया। आपके ही राज्यसभा सांसद को आपने किस तरीके से पीटा और आप ही के विभव कुमार को आप किस तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। तो तानाशाह कौन है, ये तो देश की जनता को। ठीक है जैनेंद्र जी, समझना चाहूंगी मैं कि क्या वाकई ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल बीमार नहीं है, वो अपनी बीमारी के लिए या अंतरिम बेल बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि जनता की सिंपैथी उनको मिले और इसीलिए उन्होंने ये अर्जी दी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो झूठ का पुलिंदा है। वो कहते हैं कि मेरा वेट गिर गया, मैं कहता हूं उनका वेट तो बढ़ गया। जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उनका वेट था 54 किलो, आज के डेट में उनका वेट है 65 किलो। उनका वेट गिरा कहां, उनका तो वेट बढ़ गया। वो बीमार नहीं थे, जब वो जेल जाने लगे तो बीमारी का, ठीक है आप बीमार चले गए, ये दूसरा झूठ का पुलिंदा। तीसरा झूठ का पुलिंदा उनका ये है, जब वो जेल में रह के सरकार चला सकते हैं तो हॉस्पिटल में होके सोशल मीडिया से प्रचार कर लेते हैं। क्या जरूरत है धूप की गर्मी में घूमने की? मतलब झूठ का पुलिंदा जो जेल जाने की डर से वो बहाने मार रहे हैं
ये अशोभनीय है। ये जनता को बहुत बड़ी बात कही है कि जनता हमें वोट दे और मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। ये न्यायपालिका को चुनौती दिया उन्होंने, न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है कि आप मुझे वोट दीजिए। जनता सरकार चुनने के लिए वोट देती है, आपको जेल और घोटाले से बचाने के लिए वोट नहीं देती है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत बड़ी न्यायपालिका को चुनौती दी है। इसका विरोध होना चाहिए कि जिस संस्थान पे वो बैठे हुए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको आपने चुनौती दिया हुआ है। तो ये झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया हुआ है, यह देश के लिए बहुत घातक है। और आम जनमानस को, आम जनता को समझना होगा कि ये जो बीमारी का बहाना कर रहे हैं, वेट गिरने का, जो 10 किलो वेट बढ़ा के बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़ी बात। अब जनता की बात कर लेते हैं। जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेकर के? जनता क्या कहना चाहती है? कौन बोलना चाहता है यहाँ से? बोलिए। मेरे को मोदी को लाना है बस। अच्छा, यही बोलना था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत लोगों का सपना तोड़ा है। जब वो इंडिया अगेंस्ट कहते यहाँ पर बैठे थे रामलीला मैदान पे, तो मेरे जैसे लोग, मैं आई एम ए डॉक्टर, मैं अपने छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेके उनके कहते गया था। लेकिन जिस दिन वो आज से सालों साल पहले लालू जी के साथ माइक पे वहाँ पर मंच पे खड़े हो गए, उस दिन हमारे जैसे लोगों का उन्होंने विश्वास तोड़ा। मैंने 3 वोट दिए। मैं घोर कहते हैं कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ, लेकिन मैंने 3 वोट दिए थे अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन उसके बाद जिस दिन वो सालों साल पहले पटना की रैली में लालू जी के साथ खड़े हो गए थे, उस दिन से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की आशाओं पे पानी फेरा था। ठीक है, आप क्या कहना? आखिरी चरण बचा हुआ है। मोदी जी फुल फ्लैश क्लीन स्वीप कर रहे हैं। मोदी जी इस बार भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। मोदी जी आखिरी चरण बचा हुआ, 6 चरण हो चुके हैं। ये भी दो अभी आप 28-29 तारीख हो गई है। और अभी मोदी जी को कम से कम, अगर मैं सीटें बताऊं, आप सीटें पूछना चाहो वो भी बता दूंगा मैं आपको। मोदी सीटें तो ठीक है यहाँ पर तो और इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि सरकार अमानी बनेगी और बीजेपी इस बार हारने वाली है। ये कांग्रेस तो 100 साल पहले ही हार गई थी। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार बन रही है और मोदी जी 350 सीट के साथ आ रहे हैं जीत के। 350, 400 पार के नारे का क्या होगा? मोदी बंद क्यों हो गए भैया? जवाब दो। 350 में 100 लगा लो, 450 हो जाएगी। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? ऐसा है, ईमानदार नेता की एक छवि लेके आए थे और ये कहा था कि मैं राजनीति चेंज करूंगा। ऐसी राजनीति क्या चेंज हुई कि लालू यादव जो सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता के साथ घूम रहे हैं। और जब जेल से ही सरकार चला सकते हैं तो फिर अब ये बहाने बनाने की जरूरत क्या है? जेल जाके भी तो चीफ मिनिस्टर का काम कर रही है। सुचिता नाम की राजनीति में कोई भी चीज़ इन्होंने जो हो सकती थी वो ख़त्म कर दी। और ईमानदारी की जो पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उन लोगों के मुंह पर कालिख पोत दी। आज जनता कोई भी चाहे कि मैं ईमानदार के रूप में मैं पार्टी बनाऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा तू भी वैसे ही करेगा। कल को लालू यादव बन जाएगा या फिर जाके कांग्रेस से हाथ मिला लेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के भी तू यार बन जाएगा। ऐसी ईमानदारी देश के लिए जो है बहुत घातक है, बहुत घातक है। बड़ी बात। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है। और आज जो हम यहाँ पर कैमरा लेके खड़े हुए हैं, अगर किसी और की गवर्नमेंट होती तो क्या मालूम यहीं पर बम फूट गया होता। पिछले 10 सालों में बम नहीं फूटा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बड़ी बात। संजीव जी, जनता का जोश हाई नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? साजिया, मूल बात यह है कि जब आंखों पे चश्मा चढ़ा हो और पार्टी विशेष की बातें कर रहे हो तो बातें समझ में नहीं आती है। अब बातें समझ में नहीं आती है। मूल बात यह है कि यहाँ जितने लोग खड़े होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग एक माइंडसेट बना के आते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल यदि गलत है तो 3 टर्म दिल्ली की जनता ने ही वोट दिया ना, हमने तो नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने 3 टर्म दिल्ली की जनता ने जिसको वोट दिया हो उसको लोग गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों की महिलाएं उसी फ्री वाले बस में चढ़ के सफर करती है वो यहाँ के ज्ञान देते हैं हमको। यहाँ सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं है ना, यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। भाई साहब कह रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर है तो सरकारी में क्यों नहीं इलाज कराते हैं। देश का शिक्षा मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, देश का स्वास्थ्य मंत्री का बेटा उसकी माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता है। यदि ये पैमाना है तो सबका होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर आपके सवाल बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये तय मत कीजिए आप। हम सिर्फ
हम बताइए। ये क्या हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्या उसमें पेट सीटी स्कैन और बाकी का जो इनको जो मैक्स के डॉक्टर ने डिस्कवर किया है, हमारे राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर नहीं कर सकते थे या एम्स के डॉक्टर नहीं कर सकते थे? मुझे बताइए यह बात। मैं इस पे सवाल इलाज का अब सुन लीजिए। ठीक है सर्वेश जी जवाब। सवाल इलाज कहाँ कराया जाएगा इसका नहीं है, सवाल ये है कि यदि इलेक्शन के बीच में वो व्यस्त थे तो इलेक्शन के बाद वो 7 दिन का मोहलत चाह रहे थे इलाज कराने के लिए। यदि सर अरे ये अधिकार है ना भाई साहब, अधिकार है ना मुख्यमंत्री को, ये अधिकार है उसको, उसके अधिकार पर भी डाका मार दीजिए, यहीं पर तय कर दीजिए, कलम तोड़ दीजिए और कह दीजिए कि जेल में चला जाए। अरे लोग तय करेंगे ना। ठीक है अब जनता तय करेगी तो जनता से सुन लेते। क्या कह रहे थे आप? नहीं, अगर प्रचार कर रहे हैं तो बीमार तो नहीं है, फिर झूठ बोले ना। इन्होंने झूठ ही बोले दिल्ली में 10 साल से, हर चीज में झूठ बोला। हमें एमसीडी दे दो, हमें दिल्ली सरकार बना दो, अब ये कह रहे हैं कि हम पीएम बना दो। ये कुछ नहीं कर सकते देश में, इन्होंने सिर्फ घोटाला किया और अभी तक कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। जमीन स्तर कोई काम नहीं कर रहे। केजरीवाल अपना भाषणबाजी करते, स्टंटबाजी करते। ऐसे नहीं होता भैया, झूठ बोलने का कोई राजनीति इनकी, सिर्फ भाजपा पे प्रचार लगाओ, प्रधानमंत्री काली दो, इनका यही काम रहा है। इनका कांग्रेस से मिल रहे, क्यों भाई कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, आज कांग्रेस हाथ क्यों मिला रहे? सारे भ्रष्टाचारी पार्टी से हाथ मिलाते हैं, फिर कहते हैं हम ईमानदार, काकी ईमानदार हो? सबसे बड़े झूठ है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी केजरीवाल। ठीक है ठीक है। किया था आंदोलन, किया था कांग्रेस के खिलाफ, किया था ईमानदारी का आंदोलन किया था उन्होंने। अब उसके बाद जैसे ही जब सत्ता में आए यहाँ पे, तो कांग्रेस के साथ जो है सरकार बनाई, जब 28 सीटें थी। और इतनी शर्म की बात है, आपने कहा शीला दीक्षित को आप जेल भेजेंगे, लेकिन शीला दीक्षित का कोई नाम नहीं लिया और लग गए किसके पीछे? बीजेपी के पीछे लग गए। अचानक मालूम पड़ा ये बीजेपी की दुश्मन है। असल में ये कांग्रेस बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक छोर जो कांग्रेस है, आज कांग्रेस खत्म हो रही है तो मैं उसका स्थान ले लूं। तो कांग्रेस की सारी बुराइयां वो ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे लालू यादव के भी दोस्त इसलिए बने हैं, अच्छा चुनाव प्रचार में जितनी एनर्जी इनमें है, इतनी एनर्जी किसी में नहीं है। ऐसा लगता है कि ये ही स्वस्थ हैं, बाकी सारे बीमार हैं। और इनकी आ रही है 400 सीटें, 400 सीटें केजरीवाल की आ रही हैं। तो मुझे तो ये लगता है जेल में जाके इन्होंने बहुत ज्यादा फिटनेस हासिल की है, जेल की रोटियां इन्हें लग गई। ठीक है संजीव जी, बहुत शानदार जवाब मिला है, मुझे लग रहा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। क्या कह रही है मामा? 400 पार देश है तो हमारा वो है, हम हैं देश के लिए। ये चुनाव है ना कि किसी पार्टी को चुनने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी को भी देश को पहले रख के इलेक्शन में वोट करना चाहिए और ईमानदार लोगों को चुनना चाहिए। मोदी से ईमानदार अभी देश में कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन में मैम इतने सारे नेता, अलग अलग राज्यों के बड़े नेता एक साथ आए हैं, तो आपको इंडिया गठबंधन क्यों नहीं पसंद आ रहा? सब उसमें भ्रष्ट लोग हैं, लालू से लेके किसी को भी देख लो, सब एक से एक अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते, ना आम पब्लिक के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ बीजेपी में मोदी सरकार ही हम लोगों के लिए सोचिए। आज जो दिल्ली का बदलाव हुआ सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ है, बाकी किसी के बड़ी बात, परिवारवाद की राजनीति को इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस तरह की राजनीति करते आए हैं ये नेता जो इंडी गठबंधन में बैठे हुए हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा। एक ये भी रीजन हो सकता है कि लोग नापसंद कर पा रहे हो। देखिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और तुष्टीकरणवाद से ऊपर भी ये पहुंच चुके हैं। ये देश की सिक्योरिटी को खन करने की पराकाष्ठा लांघ चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल को जब इंटरिम बेल मिली तो फवाद चौधरी जो पाकिस्तान का मिनिस्टर है वो वहाँ पे खुशी जाहिर कर रहा है। वो राहुल जी के लिए बोल रहा है, राहुल जी ऑन फायर। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी इन लोगों के लिए मजाक बनी हुई है जो खालिस्तानियों से फंडिंग लेते हैं, खालिस्तानियों से, पाकिस्तान से फंडिंग? आज मेरा जो देश का दुश्मन है पाकिस्तान, अगर उसका नेता यहाँ के नेता की बेल पे खुश हो रहा है तो मैं इसका क्या अर्थ निकालूं? कि क्या आप लोग पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं? क्या आप लोग चाइना के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं? क्या आप लोग खालिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं? तो भ्रष्टाचारवाद तो ये वही लोग थे जो लोकपाल रहे थे, जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट करके आए थे, जिन्होंने बोला था मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन केजरीवाल की एक एक बात, और मुझे लगता है झूठ बोलने की आर्ट में वो नेता कम अभिनेता ज़्यादा है। उसमें एक अलग ही उनकी जनरल है जहाँ पे कोई आदमी उनको टच ही नहीं कर सकता कि झूठ बोलने की पराकाष्ठा इतने सहज तरीके से वो लांघ जाते हैं। लेकिन मैं झूठ को भी एक किनारे रखती हूँ। मेरी राष्ट्र की अगर सुरक्षा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है, अगर
मजार पे जाके चादर चढ़ा दे आडवाणी साहब आपके, वहाँ से पठानकोट पे बुला के ISI साहब वहाँ से जांच करवा लीजिए और खुद को क्लीन चिट दिलवा लीजिए आप। ये किसका प्रेम है भाई? ये किसको प्रेम दिखा रहे हैं? और रही बात फवाद चौधरी की, कौन है फवाद चौधरी? एक टुच्चा सा वहाँ का ऐसा सांसद जो 2023 में जमानत पे बाहर निकला हुआ है, जो पाइप चोरी में जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसके ऊपर घंटी चोरी का इल्जाम है, वो बोलता है। अरे उसकी बात कर रहे हैं आप? अरे सारे आपके टूल किट है, भारतीय जनता पार्टी के ये टूल किट है, इस्तेमाल करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को आप खाने गए थे। पहले इनको तो मालूम ही नहीं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सनातनी हैं और हिंदू हैं और कोई भी नॉनवेज और मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हमारे देश में अगर वो पाकिस्तान गए तो हमारे पूरे विश्व में पटल पे ये दर्शाया गया कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ अपनाता है, उसके लिए किसी भी स्थिति में जाने को तैयार रहता है। हमारे पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनी माननीय नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में, और ये उस पर आरोप लगाते हैं। ये खुद अपने गिरबान में जाकर देखे, केजरीवाल ने कहा था कि ये कैसी कुर्सी है कि यहाँ पे जो बैठता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। वो खुद इस कुर्सी पे बैठे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। अगर आज के डेट में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है तो वो केजरीवाल है, झूठ का दूसरा नाम है तो वो केजरीवाल है। इतनी जनता बैठी हुई है, पूछ लीजिए। भाजपा और कांग्रेस के विरोध में इन लोगों ने देखा, ठीक है, हाँ, मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप क्या जो आप हमें बता दीजिए, आप हमें बताइए कि इंडी गठबंधन जो बना हुआ है उसका नेतृत्व करता कौन है? उसका एक ही नेतृत्व करता है, भ्रष्टाचार, झूठ का पुलिंदा। माइक और कैमरा आ गया तो बोलिए। तो केजरीवाल ने जो नेतृत्व को चुना इंडी गठबंधन का, इतनी जनता को धोखा दिया है। इतनी जनता जो पढ़ी लिखी है वो कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को नेतृत्व केजरीवाल को नेतृत्व दी थी कि ये जरूर ईमानदारी का पुलिंदा है, ये जरूर ईमानदारी के साथ कहाँ काम करेंगे। लेकिन इतने जनता को उन्होंने धोखा दिया है और इस धोखेबाजी का जवाब जनता इस बार अपने वोट के माध्यम से लोकसभा में देने जा रही है। और लोकसभा में आज बहुमत के साथ 400 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता बताए आखिर इस झूठ का मायने क्या कह रहे हैं आप? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो 4 तारीख को ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो सपने देखने के सभी के हैं, आप सपने देखो, लेकिन 4 तारीख का जो रिजल्ट है, जो इंटरनल सर्वे बताया है, उसे नींद भारतीय जनता पार्टी की उड़ी है। कौन सा इंटरनल सर्वे? इंटरनल सर्वे जो जनता के होते हैं, जो सभी पार्टियों को होते हैं, कांग्रेस के भी, भारतीय जनता पार्टी की, सभी पार्टियों को होते हैं, वो इंटरनल सर्वे बता रहा है कि 200 से नीचे भारतीय जनता पार्टी। और यही बौखलाहट बार बार देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में मंचों के द्वारा देखे जा रहे, सुने जा रहे। ये बिलबिलाहट पता लगा रहा है। 4 तारीख जो है वो बहुत ही अहम दिन है और रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और बार बार मित्र कह रहे थे कि परिवारवाद, ये बताए इसमें नहीं है परिवारवाद। परिवारवाद की बात जनता के बीच से उठी है। जनता ने आवाज उठाई थी कि परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं इंडी गठबंधन के नेता। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिरयानी की बात कर रहे थे, तो बिरयानी वेज ही नहीं, नॉन वेज ही नहीं, वेज भी बनता है। वेज बिरयानी भी खाने जाते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में वेज बिरयानी बनती है। बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती? हम लोग भी वेज खाते हैं, आप भी वेज खाते हैं। वेज और नॉन वेज से मतलब आप वेज खाते हैं? बिल्कुल वेज बिरयानी खाते हैं। सवाल हमारे घर में अंडा नहीं बनता, इसका क्या मतलब है? मुस्लिम होने का नाते ये नहीं होता वेज और नॉन वेज। सवाल ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री दिन और रात पाकिस्तान को गाली देते रहे। दूसरी बात, चादर चढ़ाने जिन्ना के मजार पर ये लोग जाते हैं, बिरयानी खाने ये लोग जाते हैं, उनके माँ का बर्थडे मनाने हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और दिन रात गाली उसी पाकिस्तान को देते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने सारे कसीदे पढ़ दिए। ठीक है, बीजेपी नेताओं के ऊपर आरोप लगा दिए, खुद प्रधानमंत्री के ऊपर भी आपने आरोप लगा दिया। अब ये बताइए कि जो पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी है वहां से बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए, उनके सपोर्ट में, वो क्यों कर रहे हैं? इतनी मोहब्बत उनसे क्यों है? देखिए, फवाद चौधरी, उसका जो बैकग्राउंड है, आप जैसे जर्नलिस्ट, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, सभी को पता है। पाइप चोरी, सीमेंट चोरी, बालू चोरी, रेता चोरी,
सभी चोरी हमारे देश में 80%, हमारे देश में 70 से 80% ऐसे नेता होंगे पार्टियों में जो दागी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके कोर्ट में मामले चल रहे हैं। खुद राहुल गांधी का भी उसी में नाम है। तो अब जवाब पे एक फवाद चौधरी को जो हिंदुस्तान की मीडिया हीरो बनाने में लगी है, उसका बैकग्राउंड कम से कम जनता को जवाब तो दिया मैंने आपको। बताइए तो सही, वो फवाद चौधरी है कौन? और एक फवाद चौधरी के ट्वीट से हिंदुस्तान पे क्या फर्क पड़ने वाला? पाकिस्तान की क्या औकात है? आप सुनिए, अरे सुनिए दोस्त, सुनिए, अरे मित्र सुनो, पाकिस्तान की क्या औकात है? आज पाकिस्तान से हम तुलना करते हैं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में रूस, अमेरिका, जापान इससे तुलना होती थी, लेकिन आज पाकिस्तान से तुलना होते। पाकिस्तान की क्या औकात है? जितना हमारे यहाँ जो धुआं फेंक देते हैं उतना वहाँ उसके घर में राशन नहीं चलता। हमारे कैपेसिटी में नहीं है वो। सर्वेश जी से जवाब। देखिए, मैं मुन्ना जी का और संजीव जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। संजीव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिना इनविटेशन के वहां गए। मुझे ये बताइए, क्या दो देशों में चाहे दुश्मनी भी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधारना जरूरी होता है कि नहीं होता है? क्या बेनजीर भुट्टो के साथ हमारे राजीव गांधी जी की वार्ता हुई थी कि नहीं हुई थी? वो क्यों हुई थी बताइए आप संजीव जी हमें। दूसरी बात कि अगर पुलवामा में हुआ तो ये कहते हैं कि पुलवामा में जो हुआ तो हमने घर में घुस के मारा, और पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि जो इंडिया का आतंकवादी है बाहर, उसको घर में घुस के मार रहे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। और दूसरी बात ये मुन्ना जी बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद मोदी नहीं आएगा। मुझे बता दीजिए, सबसे बड़ा सेफोलॉजिस्ट पहले, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, योगेंद्र यादव जी हुआ करते थे। अरे भाई, आपके पार्टी के लोग, योगेंद्र यादव जी ने बोल, इंडी गठबंधन बोला ना, 300 सीटें आ रही हैं जाके। अरे मुन्ना जी कैसी बातें करें? आपने कहा ना कि आपकी सरकार बन रही है, इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। दूसरी बात हम यहाँ केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं। देखिए, बीमारी का ये बहाना है या सचमुच उनको बीमारी है? मैं बार बार कहता हूं, आज दिल्ली की जनता भी कहेगी कि उनको भगवान न करे कि ऐसी बीमारी हो, लेकिन आप इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। जो आप बात पहले अपने ही खुद मुंह से बोला करते थे कि अगर कोई जांच होती है, मैं आपको एक उनका वीडियो दिखा रहा हूं, बस 10 सेकेंड लूंगा। कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लगता है तो उसको खुद ही तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए। ये माननीय केजरीवाल जी का है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मामले में वहाँ पे याद है आपको? अरे छोड़िए, मैं बताता हूँ। जिसको 70,000 करोड़, जिसको बोलते थे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आई ना, पार्टी में शामिल करते हैं। हिमाचल में आई ना, कर्नाटक में आई ना, एक भी बीजेपी का नेता जेल में क्यों नहीं है? मुझे बताइए, बीजेपी का एक भी नेता कर्नाटक का। सर्वेश जी एक सेकंड, ठीक है सर्वेश जी बस एक। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 70,000 करोड़ ये आदमी भ्रष्टाचारी है, तो सीधा मेरा सर चौड़ा हो जाता है कि ये जेल में होगा। लेकिन 3 दिन के अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी में होता है, तब क्यों नहीं बोलते आप? उसके बारे में बात नहीं करते। फिर सरकार है, एक भी बीजेपी का एमएलए जो 40% कमीशन का आरोप लगाया था, क्यों नहीं जेल में है? यही दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल ने जीता, और बीजेपी के पार्षद पे क्या लेंटर माफिया का आरोप लगाया था, आज तक एक भी पार्षद पे क्यों नहीं कोर्ट में केस हुआ? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दिल्ली में है, दिल्ली की बात करिए ना, क्यों नहीं एक भी लेंटर माफिया वाला इसी 19 मार्च को जेल में है? अरे भाई साहब, बोलने दीजिए। इसी 19 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रफुल्ल पटेल का सारा मामला क्लियर कर दिया गया। 8,500 करोड़ का वो आरोपी था, वो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आया, क्लियर कर दिया गया। अरे बरी कर दिया गया उसको। इसके बारे में बात नहीं करेंगे? ठीक है, पोजीशन पे प्लीज। नीति जी प्लीज आगे आइए। नीति जी आपका क्या कहना? पहले तो मुन्ना जी की एक बात पे, मुन्ना जी ने आज इस चीज़ का खुलासा किया कि फवाद चौधरी एक चोर किस्म का इंसान है। तो मैं तो नहीं जानती उनकी कुंडली, मुन्ना जी ज़्यादा अच्छे जानते हैं, मैं लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, एक चोर किसी पुलिस की तारीफ तो करेगा नहीं, अपने साथी की तारीफ करेगा। चोर चोर मुसेरे भाई, बाकी मैं जनता के विवेक पे छोड़ती हूँ। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की। देखिए, आज आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनके पास सम्मन गया है मानहानि का। जनवरी के अंदर उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे विधायक 25-25 करोड़ में बीजेपी खरीद रही है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर उन आरोप के साक्ष्य मांगे जाते हैं, एविडेंस मांगे जाते हैं, तो आपके पास कोई नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एक टाइम पे नितिन गडकरी पे आरोप लगाया था।
ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने एक टाइम पे अरुण जेटली पे आरोप लगाया था, बाद में माफीनामा मांगते हुए। अरविंद केजरीवाल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग झूठ को कितने आसानी से बोला जा सकता है, उसमें उनके पास IIT की डिग्री जरूर हासिल है। आपने बोला था कि आप कोई पद नहीं लेंगे, आपने पद लिया, वो भी चीफ मिनिस्टर का। दूसरी तरफ मैनिपुलेशन की हद इस तरफ कि कोई भी आपने पोर्टफोलियो मंत्रालय का नहीं लिया ताकि आपकी सिग्नेटरी ना जाए और आपको अगर कोई भ्रष्टाचार हो तो आपके मंत्री फंस जाएं, आप क्लीन चिट निकलें। आज अरविंद केजरीवाल इसलिए अंदर नहीं गए हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसलिए अंदर गए हैं क्योंकि ईडी ने पाया कि आम आदमी पार्टी एक आरोपी है और उनके क्योंकि संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए वो जेल के अंदर गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को कितने भी कोशिश करके एक अपराधी बचाने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसता जरूर है। और आज क्योंकि जेल जाने का डर उनको घबरा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ एक चीज मैं और बताऊं, एक बहुत बड़ी एक कड़ी जो है विभव कुमार के नाम से स्वाति मालीवाल के जो केस के अंतर्गत वो पुलिस के अंतर्गत आ चुकी है। ये विभव कुमार वो है जो अरविंद केजरीवाल के साथ साई की तरह चलते हैं और उनके काले चिट्ठे और जितनी भी फॉरेन फंडिंग है उसको ये रेगुलेट करते हैं। ये आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जानता है कि विभव कुमार इतने स्पेशल आदमी हैं कि आप उनको नाराज नहीं कर सकते। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी के खुद के घर में स्वाति मालीवाल पिटती गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी डिफेंस में बाहर नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जेड सिक्योरिटी का घर के अंदर एक राज्यसभा सांसद, आप ही की पार्टी की विश्वसनीय कार्यकर्ता जो 20 साल से आपके साथ है, आप ही का पीए उसको पीटता गया और आप उसके डिफेंस में ना आए? तो ये सोच नीति जी, ये बात तो तब होगी ना जब वो उस बात को स्वीकारेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये सरकार मेरे एक एक नेता को अंदर डाल रही है। मुझे भी अंदर डाल दिया, सिसोदिया को डाल दिया, सत्येंद्र को जान दिया, विभव को डाल दिया। ये क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात है, ईडी अंदर नहीं डाल सकती, पुलिस अंदर नहीं डाल सकती। अंदर रखने का काम न्यायालय का है। अगर कोर्ट को लगता है कि आप कन्विक्टेड हैं या कोर्ट को लगता है आपके खिलाफ एविडेंस है, तो आपको कोर्ट अंदर रखती है जेल के अंदर। ना मोदी रख सकते हैं, ना ईडी रख सकती है, ना पुलिस रख सकती है। ये पूरा तंत्र न्यायालय के हाथ में है और न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सबके लिए समान भाव से न्यायालय काम कर रहा है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, याचिका खारिज नहीं हुई है, याचिका की सुनवाई खारिज हुई है। सुनवाई होगी, उसके बाद खारिज होगा या नहीं होगा वो सुनवाई के बाद का विषय है। लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल ने टाइम गेन करना, सिंपैथी को गेन करना। अभी मैं आपको सच बता रही हूँ, 2-3 दिन में पता चलेगा अरविंद केजरीवाल चक्कर खा के गिर गए और अब वो जेल जाने की स्थिति में नहीं है। ये बहाना लिया जाएगा। जनता की बात कर लेते, जनता से सुन लेते। हाँ, बड़ा दुख होता है आज विपक्ष की जो स्थिति है। विपक्ष ने इलेक्शन का इतना सरलीकरण कर दिया है कि 4 लोग बैठे हों, 5 लोग बैठे हों तो आसानी से पड़ेगा, पूछने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही कहते हैं भाई यहाँ तो जो विधानसभा में देंगे झाड़ू को दे देंगे, चलो देखेंगे। लेकिन देखो भाई, देश में तो मोदी को ही देंगे। और अभी देखिए दो फेज गुजर जाते हैं। यूपी में ढंग से रैली भी नहीं की। चुनाव का गणित यह है, रैली का जवाब रैली से दिया जाता है। मुन्ना भाई भी क्या करें, उनके मुंह पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे? जनता जानती है कि जनता ने जितवा दिया है, जिसे जितवाना जितवा दिया है। और ये जो विपक्ष है इतना सीधा साधा, और अब ये कौन सी बातें कर रहे हैं? पुराने नोटबंदी और जीएसटी और पुलवामा पे तो आप 19 हार चुके हो। अब कुछ नई बात लाओ। ये टैलेंट की बात है। एक चाय वाला जो बच्चा है, गरीब घर का बच्चा, उसने बड़े घर के लोगों को मात दे दी। ये टैलेंट की बात है। एक छोटा सा आदमी, एक छोटे से घर से निकला आदमी यहाँ पहुँच गया। ये है टैलेंट की कमी है। ये विपक्ष बेचारा परेशान है। हम वहाँ से पढ़ के आए हैं, हम इतने बड़े बड़े एसीओ में रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहे हैं। ये छोटा सा आदमी कैसे अब तक दूर पहुँच गया? भाई, आपको 3 बार गुजरात का सीएम बने, ये एक वो उनके पास क्वालिटी थी, उपलब्धि है। उसके बाद पीएम बने हैं। भाई आप लोग हैं, आप यदि राहुल गांधी हैं तो आप पीएम बनना चाहते हैं, आप कभी सीएम बने? आपको एडमिनिस्ट्रेशन आता है? जनता कैसे विश्वास करे? ठीक है, जनता ये खुद ही सवाल पूछ रही है। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बात कर रहे हैं, 7वें दौर का लास्ट चरण है, सिर्फ जनता जीत रही है, विपक्ष हार रहा है। तो ये ठगबंधन, जितना गठबंधन बना था 4 तारीख को, आप नोट कर लीजिए,
ये 4 तारीख को सिर्फ एक ही ठीकरा फोड़ेंगे, उनको रटाया है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई और ये जनता की जीत है। जनता ने मत दिया है तो जनता अभी जब कह रहे हैं कि 6-1 से दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं और हरियाणा की 10 सीटें आ रही हैं और जो घड़ियाल वसूल बाहर है तो जनता की जीत है। जनता ने मत दिया है, जनता को तो पता है कहाँ पे मैंने वोट डाला, तो जनता जनार्दन है, जनता ने अपना मत दे दिया। 4 तारीख को यही विपक्ष घड़ियालू वासु बाता आपके चैनलों पे दिखेगा। संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप के साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि आप लोग कहीं टिकने वाले नहीं है इस बार। जनता की ओर से भी यही कहा जा रहा है और सामने वाले जो आपके सहयोगी है वो भी यही कह रहे हैं। देखिए साजिया, 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आखिरी चरण बाकी है। 57 सीटों का चुनाव है। 25 सीटें इसमें से भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पहले से जीती हुई है, 27 सीटें विपक्ष के खाते में है। सारी कवायद है कि उन सीटों में से कितना हम अपने पाले में खींच पाते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा चुनाव हो रहा है। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल नदारत है। आपको पता है कि शिक्षा में 18% GST लगा दिया गया है। कोई है पढ़ने वाला यहाँ विद्यार्थी, बताएगा? आप लोग क्यों नहीं लड़ते इस बात के लिए? क्यों नहीं पूछते इस बात के लिए? महंगाई के बारे में पूछा आप लोगों ने महंगाई के बारे में? कभी पूछिए महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में पूछिए। कहते हैं उत्तर प्रदेश नजीर बनेगा और फिर पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जैसे नजीर बना देंगे। आपको पता है कि पिछले 6 महीने में कितने परीक्षाएं वहाँ पे कैंसिल हो गई है? 11 परीक्षाएं कैंसिल हुई है और 50 लाख विद्यार्थियों का भविष्य गर्क में है, बड़ा गर्क है। उनके बाप बच्चे पूरे परिवार के लोग रोते हुए बिलख रहे हैं। इसके बारे में बात नहीं कीजिएगा। आपको लगता है कि मंदिर बन जाने से यदि सब कुछ ठीक है और जय श्री राम का नारा लगाने से सब कुछ ठीक है, तो भाई साहब हर घर के सामने मंदिर लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देश की जनता समझ रही है कि पेट की आग जब जलती है और वो आपको परेशान करती है तो राम नाम भी तभी आप जपते हैं जब पेट में अन्न हो। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। और नेताओं की बात कर रहे हैं आप, नेताओं की बात कर रहे हैं आप, नेताओं की बात कर रहे हैं। हम एक लाइन में यही बोल रहे हैं कि हमें इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यदि बड़े बड़े नेताओं का इलाज यदि सरकारी हॉस्पिटल में होना शुरू हो जाए, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना शुरू हो जाए, सबकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि उसके तो फिर स्वीकार लीजिए कि अरविंद केजरीवाल VVIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि वो गरीबों के इलाज की बात करते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में चले, आपको सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम, पहले तो वो खुद को आम आदमी बताते थे, अब आम आदमी नहीं रहे। बात पूरी नहीं हो रही है, अब अमीर बन गए हैं। साजिया, आपको यदि खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, किसी दवा की दुकान पे चले जाइए, आप केवल बताइएगा उसको, कम से कम 500 रुपए का दवा वो आपको दे देता है। आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, फ्री में आपको सीसी दवा, इतना दवा दे देगा, कम से कम 500 रुपए की बचत एक गरीब को हो जाता है। तो प्रैक्टिकल बात कीजिए, आप जमीन पे बात कीजिए। तो क्यों नहीं अपना जांच करवाने के लिए यहाँ एम्स गए या फिर यहाँ राम मनोहर लोहिया गए? क्यों एम्स गए भाई? क्यों मैक्स हॉस्पिटल गया? अरे बाप बताइए ना, मोहल्ला क्लिनिक जब इतना बढ़िया है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतना बढ़िया है, तो माननीय केजरीवाल जी वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? हमारे देश के डॉक्टर इतने खराब हैं क्या? बताइए तो, बताइए ना, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने खराब हैं क्या? साजिया, ये बात यदि आपको समझ में नहीं आती है कि प्राइमरी हेल्थ चिकित्सा क्या है और गंभीर बीमारी क्या है, गंभीर बीमारी क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, एम्स के डॉक्टर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। भाई साहब, सब होगा, तो माननीय केजरीवाल जी वहाँ क्यों नहीं गए? क्या कह रहे हैं? सुषमा स्वराज जी एम्स में गई थी, आपको याद दिला दूं, एम्स से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एम्स किसने बनवाया था ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल एम्स में इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे एम्स किसने बनवाया था पूछ दिए तो आप लोग भड़क गए। अरे किसने बनवाया था? संजीव जी, सवाल ये है ही नहीं कि एम्स किसने बनवाया, सवाल ये है कि केजरीवाल जी क्यों नहीं इलाज करवाते हैं एम्स में। अब ये कौन तय करेगा कि आप कहाँ इलाज करवाएंगे? जनता पूछ रही है आपके साथ। जनता इस तरह की बात बोल तो रहे हैं कि विपक्ष बोलने का अधिकार है, सबको पूछने का अधिकार है, पूछ रही है जनता, पूछने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सरकारी मुद्दों पर बात कीजिए, इसी पे मुहर लगाइए और जनता ने मुहर लगा दिया है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं? इन्होंने कहा कि खांसी का इलाज 5 रुपए में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को खांसी था, बेंगलोर और विदेश चले गए, काहे ने मोहल्ला क्लिनिक में खांसी का इलाज करवा रहे थे और कर रहे हैं, सब बंद है। कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे साथ साथ बीजेपी हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल देगी। ये खुफिया जानकारी अभी तक ईडी के पास थी, जिसकी जांच कर रही थी। अच्छा हुआ केजरीवाल ने बोल दिया कि मैं तो भ्रष्टाचारी हूँ ही, मेरे साथ जितने विधायक सांसद है वो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी जेल में डाल दो। इसके लिए मैं माननीय केजरीवाल जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उगुल तो लिया कि हाँ मैं घोटालेबाज हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मेरे साथ उन लोग को भी भ्रष्टाचार के अंदर डाल दो। मैं इसलिए और मैं कहना चाहता हूँ
कुछ जो विकास का पुलिंदा बहुत गिना रहे हैं, तो जाके बैठे ना आराम से, क्यों इतना प्रचार प्रसार माथापच्ची कर रहे हैं? घर में जाकर अपना इलाज कराएं। विकास किए होंगे तो जनता उनको वोट देगी, नहीं तो जाकर अपना इलाज कराएं। क्यों अपने बहाना मार रहे हैं कि मुझे बीमार हैं, मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए? ये बहाना नहीं चलने वाला। ये झूठ का पुलिंदा फट चुका है। जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है और वोट के माध्यम से इसका जवाब भी दे चुकी है। और 1 तारीख को जो लास्ट चुनाव है, मैं चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ ऐसे व्यक्ति को, झूठ के पुलिंदे को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ठीक है, मुन्ना खान जी, मुन्ना खान साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मैं ये समझना चाह रही थी वही सवाल जो जनता पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को आम आदमी पार्टी का आम आदमी इस देश का बताते बताते थके नहीं, और फिर वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। तो अब आम आदमी कहाँ गया जिसको जनता मिस कर रही है? देखिए, जनता मिस तो कर रही है। चाय वाले चचा को भी जो कहते थे मैं चाय वाले का बेटा हूँ, अब 8500 करोड़ का विमान, जेट विमान लेकर घूम रहा है, 10 लाख की सूट पहन रहा है, मशरूम की रोटियां खा रहा है। तो उन पे भी तो सवाल होने चाहिए। एक केजरीवाल ही आम आदमी क्यों? सवाल हुआ, जवाब नहीं दिया आपने, फिर से सवाल पूछ। सवाल कहता रहा हूँ, चाय वाले चचा पे भी होने चाहिए, जो चाय बेचते बेचते 8500 करोड़ के विमान पे चल रहा है, 10 लाख की सूट पहन रहा है, 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है, उसमें भी केजरीवाल पर कोई जवाब है? एक केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल पर कोई जवाब है? देखिए, केजरीवाल पे जवाब 4 तारीख को देश की जनता देगी। वो चाय वाले चचा पे भी जवाब देगी, केजरीवाल पे भी देगी, और देश की जनता बहुत ही इस बार अग्रसर है। 4 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 4 तारीख को। ठीक है, क्या कह रहे हो? मोदी मीडिया के पास में सिर्फ एक ही मुद्दा है, केजरीवाल जी। क्या वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए, बलात्कारी के लिए सिद्धरमैया ने पहले से इन्फॉर्म किया था कि भाई इसके लिए आप रैली मत करो, इसके पास सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार के आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ रैली करने चले गए। क्या इस चीज़ से उनको नहीं मालूम था? ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद मालूम पड़ गया, जब उसको अरेस्ट किया गया, उसको फिर विदेश भगा दिया। क्यों भगा दिया विदेश? नीति जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, प्रज्वल रमन्या का आज की डिबेट नहीं है, लेकिन प्रज्वल रमन्या की जो टेपिंग है वो चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले आउटसोर्स उसको बाहर निकाला गया। सुन लीजिए भाई साहब, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे, सुन लीजिए। इंटरपोल प्रज्वल रमन्या के आगे पीछे लगी हुई है। मोदी जी और अमित शाह ने बिल्कुल ऑन द इमरजेंसी केस में उसको बिल्कुल निरस्त किया है और पूर्ण रूप से एक बोला है कि इस तरीके का आरोपी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी या केंद्र सरकार, और उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर जो है कानूनी करेगी। इंटरपोल उनके बीच में है। अब मैं बात करूंगी, 1 मिनट। गंभीर बीमारी के लिए मुझे कौशिक जी बोल रहे थे कि विदेश जाया जाता है। बिल्कुल गंभीर बीमारी है कौशिक जी। गंभीर बीमारी ये है कि आपकी अपनी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट जब झूठी होती हैं तो ये विषय गंभीर हो जाता है कि आपको मैक्स में को जाना जाता है। गंभीर बीमारी है जब आपके ही मोहल्ला क्लिनिक फेल हो जाते हैं और आपको मैक्स जाना पड़ता है। गंभीर बीमारी है जब आप शराब नीति के अंतर्गत घोटाले करते हैं। गंभीर बीमारी है जब आप भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में आपके चारों के चारों, दोनों के दोनों हाथ काले होते हैं। गंभीर बीमारी ये है कि आज देश की सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए अगर पाकिस्तान और चाइना से सपोर्ट आती है और खालिस्तान से सपोर्ट आती है तो आप उसके लिए दरवाजे खोलते हैं। गंभीर बीमारी है कि आज झूठ बोल बोल कर दिल्ली की जनता को आपने ठगा है। गंभीर बीमारी है कि आप कहते थे जमुना को वेनिस बनाएंगे, जमुना में बोटिंग करेंगे, आज जमुना झाग से और पोल्यूशन से ग्रस्त है। गंभीर बीमारी है जब आपको दिल्ली को पोल्यूशन फ्री कराना था, आज दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी पॉल्यूटेड सिटी है। गंभीर बीमारी है कि एमसीडी और लेजिस्लेटिव में आने के बाद दिल्ली का कोना कोना कूड़े का ढेर बना हुआ है। गंभीर बीमारी है कि आज आप ही के स्कूल जो हैं वहां पे क्लासेस नहीं हो रही हैं। गंभीर बीमारी है कि डीटीसी के लोगों को आपने तनख्वाहें नहीं दी हैं। गंभीर बीमारी है कि जल बोर्ड 70,000 करोड़ से ऊपर डूब चुका है दिल्ली का। गंभीर बीमारी है कि केजरीवाल जो कहते थे आवास नहीं लेंगे, वो शीश महल में रह के शोषण महल बना रहे हैं, और उसके बाद आज वो केवल और केवल एक परपंच के तहत देश को और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है। तो एक नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। जिस प्रकार से देश में गर्मी का पारा इन दिनों हाई नजर आ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो इधर देश की राजधानी दिल्ली में सियासत का पारा हाई है। इसी प्रकार से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनता की आवाज भी आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।